हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के बॉटनी के पेपर सेकंड की, जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। आज हम इस पेपर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपको इस पेपर के जो सिलेबस है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी यूनिट वाइज, कि आपको इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है, किस किस चीज़ के बारे में अध्ययन करना है। तो हमने यहाँ जो देख सकते हैं कि आप जो सिलेबस है ये ले रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर के विद्यार्थियों के लिए है, साथ ही साथ महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर और पीडीयूएस यूनिवर्सिटी सीकर जो है, इन तीनों विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस है, जो कि बीएससी के पार्ट 1 में चलता है। अर्थात जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है बीएससी के, वो इसको पेपर सेकंड के तौर पर पढ़ते हैं। और अगर हम इस पेपर का हिंदी में नाम देखें तो माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइकोलॉजी कवक विज्ञान और प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान। अर्थात हमारे इस पेपर का नाम है सूक्ष्म जीव विज्ञान, कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान। इस पेपर में अगर हम देखें तो इस पेपर को जो है वो 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है सिलेबस को, जिसमें आप सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट के सिलेबस से। यूनिट फर्स्ट में चूँकि अब इस पेपर का नाम माइक्रोबायोलॉजी माइकोलॉजी है, तो सीधी सी बात है कि यूनिट फर्स्ट में जो है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का जो मोटे तौर पर अगर हम मतलब देखें तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो निश्चित ही इसमें हम जो है सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं वो यूनिट फर्स्ट में पढ़ पाएंगे। देखिए आप, तो इस यूनिट फर्स्ट की जो शुरुआत है वो हो रही है माइक्रोबायोलॉजी मीनिंग एंड स्कोप, अर्थात सूक्ष्म जैविकी का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसका क्या कार्य क्षेत्र है। इसके अलावा इसमें हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अर्थात सूक्ष्म जैविकी का इतिहास और इस क्षेत्र में अर्थात माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में क्या विकासात्मक चरण आए हैं, उन सब के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। कहने का मतलब ये है कि माइक्रोबायोलॉजी का जो अर्थ है, उसका परिचय है, उसमें अब तक कौन कौन सी खोजें हुई हैं और अतीत से लेकर के वर्तमान तक जो क्रमबद्ध या चरणवार तरीके से जो खोजें हुई हैं, जो बड़े कार्य हुए हैं, उनके बारे में हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है हमें कोरम सेंसिंग और बायोफिल्म्स के बारे में जो एक जनरल कंसेप्ट है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके पश्चात जब हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में सामान्य जानकारी जान लेंगे और उसका इतिहास जान लेंगे, तो उसके बाद हमें पढ़ना है इसमें यू बैक्टीरिया के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया जो हैं वो यू बैक्टीरिया जो हैं वो वास्तविक बैक्टीरिया हैं। तो यू बैक्टीरिया के बारे में जो है हमें यहाँ पर पढ़ना है। यू बैक्टीरिया के बारे में या जीवाणु जिसको हम सामान्य शब्दों में कहते हैं, उसके बारे में सामान्य जानकारी पढ़नी है। जनरल अकाउंट आप देख सकते हैं। साथ ही साथ वो कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थात किन किन निवास स्थानों में पाए जाते हैं, उनकी अकरेंस क्या है। इसके अलावा उनकी आकारिकी अर्थात मॉर्फोलॉजी, जो मॉर्फोलॉजी में हमें यहाँ पर पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड शेप, अर्थात जीवाणु की संरचना और उनकी कौन कौन सी आकृतियाँ पाई जाती हैं, उसके आधार पर उनका जो वर्गीकरण है वो पढ़ना। जैसा कि आपने इससे पहले कक्षा 11 बारे में पढ़ा होगा कि जीवाणु जो है दंडाकार जीवाणु होते हैं, इसके अलावा गोल जो है जीवाणु होते हैं जिनको हम कोकस भी कहते हैं, दंडाकार को बैसिलस कहते हैं, इसके अलावा कोमाकार जीवाणु होते हैं। तो इस तरीके से जो डिफरेंट शेप के जो बैक्टीरिया हैं उनके बारे में हमें यहाँ पढ़ना होगा, इनके अलग अलग शेप का और उनको उदाहरण सहित समझना होगा। साथ ही साथ जो इनकी स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, जीवाणु की जो संरचना होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो उस प्रोकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर, जीवाणु के ऊपर जो कैप्सूल पाया जाता है उसकी स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। अब इसमें जो है आप देख सकते हैं आगे कि जीवाणु के ही जो तरीके से कह सकते हैं कोशिका के जो घटक हैं उनके बारे में दे रखा है। जैसे कि फ्लैजिला के बारे में आपको पढ़ना है, उसकी किस तरीके की स्ट्रक्चर है फ्लैजिला की, क्या उसमें व्यवस्था पाई जाती है।
कैप्सूल के बारे में, जिसका कैप्सूल जो बाहरी आवरण बनाता है जीवाणु को, उसकी क्या संरचनात्मक घटक हैं, उसके क्या उसकी स्ट्रक्चर है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जीवाणु में क्या अंतर है उसके आधार पर, तो ये सारा जो है इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा न्यूट्रिशनल टाइप अर्थात जीवाणु में पोषण के प्रकार, जैसा कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है कि जीवाणु में स्वपोषी विषमपोषी इस तरीके से पोषण जो है देखने को मिलता है हमें। रसायन पोषी जीवाणु होते हैं, आपने लोहे जीवाणु का, मीथेन जीवाणु का, इन सब का नाम सुना होगा। तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो एक तरीके से कह सकते हैं कि हम जो पोषण विधियां हैं, न्यूट्रिशनल मेथड हैं, उनको हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसके अलावा जीवाणु में जो एंडोस्पोर बनते हैं उस एंडोस्पोर्स के बारे में पढ़ना होगा। जीवाणु में जनन की प्रक्रिया को भी जो है समझना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो रिप्रोडक्शन जनन में हमें यहाँ पर बाइनरी फिशन देखना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम रूपांतरण भी कहते हैं, कॉन्जुगेशन या संयुग्मन, ट्रांसडक्शन या पारक्रमण, ये जो स्पेशल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैं उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। हालांकि कक्षा 11-12 में इनके बारे में हम पढ़ चुके होते हैं, ट्रांसडक्शन के बारे में, कॉन्जुगेशन के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। यहाँ हम थोड़े से बड़े लेवल पर इन चीज़ों को देखेंगे, साथ ही साथ कि जीवाणु में किस तरीके से बाइनरी फिशन की जो क्रिया होती है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके अलावा जो एक अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे वो है इकोनॉमिक एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, अर्थात जीवाणुओं का आर्थिक और जैविक महत्व जो है हमें यहाँ पढ़ना है कि किस तरीके से जो जीवाणु हैं वो हमारे लिए लाभदायक हैं, कौन कौन से जीवाणु हमारे लिए हानिकारक हैं और किस तरीके से हानिकारक हैं। अर्थात यहाँ पर हमें दोनों ही जो है जीवाणु की लाभदायक और हानिकारक क्रियाओं को देखना होगा कि किस तरीके से जो है जीवाणु पादपों में रोग फैलाते हैं, कौन कौन से रोग जो है वो उनसे उत्पन्न होते हैं, मनुष्य में कौन कौन से रोग फैलाते हैं या पशुओं में कौन से रोग उत्पन्न करते हैं। इस तरीके से उनका जो है इकोनॉमिक और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हमको यहाँ पर देखना होगा। साथ ही साथ जीवाणुओं से जो जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएँ हैं उनको भी यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंस के तौर पर समझना होगा, क्योंकि प्रकृति में जीवाणु का एक बहुत बड़ा रोल है। तो उस रोल को भी जो है हमें, जैसे चाहे नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में हो, चाहे एक तरीके से अपघटनकर्ता के रूप में हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको इसमें एक तरीके से इम्पोर्टेंस के तौर पर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि जो है हमारा बैक्टीरिया का जो एक कंसेप्ट है वो इस तरीके से एक इस यूनिट में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के और ये जो पूरा है ये बैक्टीरिया के बारे में हमको पढ़ना है। अब इसके पश्चात इस यूनिट में यूनिट फर्स्ट के अंत में जो है दे रखा है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जैसा कि आप जानते ही हैं कि माइकोप्लाज्मा भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं और माइकोप्लाज्मा के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसकी अकेरेंस के बारे में, अर्थात माइकोप्लाज्मा कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या इनका निवास स्थान है, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, अर्थात इसकी किस तरीके की बाह्य स्वरूप संरचना होती है, और साथ ही साथ इसमें जनन की क्या विधि है और इसका इम्पोर्टेंस अर्थात क्या महत्व है, अर्थात इनसे कौन कौन से रोग जो है उत्पन्न होते हैं। हमें यहाँ पर 4 चीज़ ही इसके बारे में पढ़नी, कह सकते हैं कि इसके बारे में हमें जनरल अकाउंट पढ़ना है, सामान्य जानकारी, जिसमें इनकी अकरेंस है, इनका मॉर्फोलॉजी है अर्थात किस तरह की संरचना है, क्या इनके लक्षण हैं, इनमें जनन किस तरह से होता है, क्या विधि जनन की है और क्या इनका इम्पोर्टेंस है। इसी के साथ हमारी जो है ये प्रथम यूनिट जो है यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ पर आपको एक बात ये भी बता दें, क्योंकि बॉटनी में जो है 3 पेपर होते हैं और चूँकि पूरी जो बॉटनी है वो 100 मार्क्स की होती है और 50 नंबर का जो है यहाँ पर हमारे 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो इस तरीके से 150 नंबर टोटल एक बॉटनी होती है। तो उसमें से जो हमारा ये पेपर है वो 33 नंबर का 33 मार्क्स जो है रखता है। और 33 मार्क्स में हमारी इस तरीके देख सकते हैं कि 4 यूनिट में डिवाइडेड है। अब हम पुनः आ जाते हैं और सिलेबस पर और चर्चा कर रहे हैं हम यूनिट जो हमारी 2 नंबर की यूनिट है, दूसरे नंबर की यूनिट, उसमें देखते हैं। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि शुरुआत हो रही है वायरस से। इसमें हमको वायरस पढ़ना है, वायरस या विषाणु के बारे में देखिए क्या क्या पढ़ना है इसमें। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस अर्थात विषाणु के सामान्य लक्षण और उनका महत्व पढ़ना है, अर्थात विषाणु की जो संरचना है वो किस तरीके की है, उनके क्या सामान्य लक्षण हैं, कौन से उसमें सजीव करैक्टर्स हैं, कौन से निर्जीव करैक्टर्स हैं, इन सब के बारे में जानकारी हमको इस टॉपिक में पढ़नी पड़ेगी।
साथ ही साथ हमें स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी का मतलब आप सभी जानते हैं, टोबैको मोजेक वायरस, तो उसकी जो है संरचना हमें समझनी होगी और पॉक्स वायरस की संरचना भी हमें समझनी होगी। स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियोफेज है उसकी संरचना और उसमें जो मल्टीप्लेक्शन की जो मेथड है उसको हमें यहाँ पर समझना होगा। अर्थात जो जीवाणुभोजी है उस जीवाणुभोजी की क्या संरचना होती है, जैसा कि आपने कक्षा 11 या 12 में भी जो है पढ़ा है बैक्टीरियोफेज की संरचना को। तो बैक्टीरियोफेज की संरचना हम यहाँ पुनः पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसमें किस तरीके से यह अपनी संतति को बढ़ाता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है, उसको भी हम यहाँ पर जो है पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम शुरुआत होती है फंजाई की, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है पेपर का हमारा दूसरा पार्ट है माइक्रोबायोलॉजी के बाद में। तो माइक्रोबायोलॉजी हमारी जो है यहीं पर समाप्त हो जाती है यूनिट 2 में। अब आती है माइकोलॉजी अर्थात कवक विज्ञान। तो फंजाई जो है यहाँ आप देख सकते हैं फंजाई की शुरुआत हो चुकी है। तो फंजाई में या कवक में हमको पढ़ना पड़ेगा इनके सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर्स, इस कवकों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, जो कि उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि विशेषता उनकी हमको यहाँ पर पढ़नी है। ऑक्यूरेंस कहाँ पर कवक जो है वो मिलते हैं, उनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अर्थात जो डिफरेंट जो कवक हैं उनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके का उनका जो माइसीलियम है या उनका कवक जाल है वो निर्मित होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो अलग अलग वर्ग हैं कवकों के उनमें अलग अलग तरीके की जो है वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, तो उस तरीके से हमको थैलस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ कवकों में जो जनन की विधियाँ हैं या रिप्रोडक्शन जो है उसमें को पढ़ना पड़ेगा। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यहाँ पर अर्थात जो कवकों का महत्व है वो हमें देखना होगा, अर्थात जो कवकों से लाभदायक क्रियाएँ हानिकारक क्रियाएँ जो होती हैं, कौन कौन से रोग वो उत्पन्न करती हैं, और इसके अलावा कवकों के क्या फ़ायदे हैं हमारे लिए, वो सभी जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हमको देखना पड़ेगा। और रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं कवकों में, चाहे वो लैंगिक जनन के तौर पर देखें हम, चाहे वो अलैंगिक जनन के तौर पर देखें, या फिर उनमें जो है फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण है, तो ये सभी जो रिप्रोडक्शन के तरीके हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई अर्थात कवकों का वर्गीकरण जो है हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। और उसमें भी जो वर्गीकरण, वैसे तो क्लासिफिकेशन जो है फंगस के वो बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन हमें यहाँ जो पढ़ना है वो 2 वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जिसमें एक तो है एलेक्जोपोलस और दूसरा है एंसवर्थ के द्वारा। तो ये दोनों ही जो वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण दिया है कवकों का, एलेक्जोपोलस और एंसवर्थ, इन दोनों ही काफ़ी फेमस कवक वर्गीकरण विज्ञानी रहे हैं। तो इन दोनों का ही जो है वर्गीकरण हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई कवकों के बारे में सामान्य जानकारी की। इसके पश्चात जो है हमें इस यूनिट में पढ़ना होगा प्लांट डिजीज के बारे में। चूँकि जैसा कि आपने देखा पेपर का नाम जो है हमारे का माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी है, अर्थात पादप रोग विज्ञान। तो पादप रोग विज्ञान के बारे में देखिए आप यहाँ पर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें आप देख सकते हैं कि प्लांट डिजीज पादप रोग में पढ़ना पड़ेगा आपको बायोटिक एंड एबायोटिक डिजीज, अर्थात जैविक और अजैविक जो रोग हैं जो जैविक कारकों से होते हैं उन रोगों को देखना होगा। साथ ही साथ जो अजैविक कारक जैसे कि जल, ताप या फिर और जो अन्य अजैविक कारक हैं उनके कारण जो रोग होते हैं उनको भी हमें देखना पड़ेगा। विभिन्न पोषक तत्वों की कमी के कारण, अधिकता के कारण जो रोग होते हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करनी होगी। इम्पोर्टेंट सिम्टम कॉज्ड बाय फंजाई, यहाँ पर हमें जो है देखना होगा फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, एमेलोज के द्वारा जो सिम्टम्स या जो लक्षण रोग उत्पन्न करने के दौरान पादपों में उत्पन्न होते हैं उनको देखना होगा। देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट सिम्टम कॉज्ड बाय फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड एमेलोज। एमेलो या माइकोप्लाज्मा की जो हम बात कर रहे हैं तो उनके द्वारा अर्थात फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस और एमेलो के द्वारा जो पादपों में रोग उत्पन्न किए जाते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसा कि आपने नाम भी सुना होगा कि डाउनी मिल्ड्यू डिजीज है, पाउडरी मिल्ड्यूज, रस्ट है, स्मट्स है, तो इन सब के जो है लक्षण हमें यहाँ पर देखने होंगे। देखिए आप कोष्टक में दे भी रखे हैं कि ब्लाइट डिजीज है, मिल्ड्यू डाउनी है एंड पाउडरी मिल्ड्यूज है, रस्ट है, स्मट्स है, कैंकर है, मोजेक है, लिटिल लीफ है, गॉल्स है।
तो ये जो है सभी जो रोग होते हैं इनके क्या लक्षण होते हैं, इनके बारे में हमें देखना होगा कि ये जो रोग उत्पन्न होते हैं पादपों में वो कौन कौन से एक तरीके कह सकते हैं कि सिम्टम्स डेवलप होते हैं इन रोगों के दौरान, वो हमें यहाँ पर देखना होगा। जैसा कि आपने कई फेमस रोगों का नाम भी सुना होगा, जैसे अर्ली ब्लाइट्स की बात करें तो अर्ली ब्लाइट्स ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट्स ऑफ पोटैटो, या जैसे कि मिल्ड्यूज की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ है, कई सारे उसमें सब्जियों में और इनमें होती है। पाउडरी मिल्ट रस्ट डिजीज़ का आपने नाम सुना होगा। स्मट्स जैसे डिजीज जो है, जैसे क्रूसीफेरी पादपों का एक विशिष्ट रोग होता है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, जो कि एल्बो कैंडिडा के द्वारा होता है। तो इस तरीके से ये जो है क्या लक्षण जो है हमें पादपों में देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 3 के बारे में कि देखिए इसमें हमको क्या जो है स्टडी करना पड़ेगा। तो इसमें हम देखिए कि ब्रीफ अकाउंट, स्ट्रक्चर, इम्पोर्टेंस एंड लाइफ हिस्ट्री एंड और डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको कुछ रोग दिए गए हैं, इनके बारे में आपको सामान्य जानकारी, इनके कवक की संरचना, उनका महत्व और उनका जीवन चक्र, और साथ ही साथ रोग चक्र और उनको कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं उसके बारे में पढ़ना होगा। रोगों के नाम आप देख लीजिए, एल्बुगो एंड वाइट रस्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एल्बुगो जो है वो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज उत्पन्न करती है, अर्थात जो क्रूसीफेरी पादप है, फॉर एग्जांपल सरसों, मूली, इस तरीके। तो सरसों में जो सफ़ेद कीट रोग होता है, वाइट रस्ट रोग होता है, उसमें जो कि एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होता है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। जैसा कि आपको ऊपर लिखा हुआ जनरल ब्रीफ अकाउंट, हमें जो है जानकारी उसकी पढ़नी है, उसकी क्या संरचना है, उसके माइसीलियम की, उस कवक की, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका जीवन चक्र क्या है, डिजीज साइकिल क्या है, अर्थात किस तरीके से जो डिजीज का जो पूरा चक्र है वो संपन्न होता है, और क्या उसको नियंत्रित करने के तरीके हैं। इन सभी रोगों के बारे में हमको ये सारी जानकारी पढ़नी है। तो देखिए रोगों के नाम दे रखे हैं आपके सामने, एल्बुगो एंड वाइट रस्ट, स्क्लेरोस्पोरा एंड डाउनी मिल्ड्यूज, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। जैसा कि आप सभी जानते हैं ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा सर्कोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा होता है। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड अर्गट पैजाइजा। तो ये जो है कवकों के नाम थे, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और पैजाइजा। तो ये जो कवक हैं, अर्गट है, तो ये जो कवक हैं इनके से जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, इनको हमें उनका पूरा जो है जीवन चक्र सहित पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में आप देखिए ब्रीफ अकाउंट, स्ट्रक्चर, इम्पोर्टेंस एंड लाइफ हिस्ट्रीज एंड डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ दी फॉलोइंग। तो कहने का मतलब यही है कि वही जो है ऊपर वाली जो एक तरीके से कह सकते हैं सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर डिजीज के जो नाम हैं और जो कवकों के नाम वो बदल गए हैं। पक्सीनिया एंड ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, अर्थात गेहूं में जो काला कीट रोग होता है पक्सीनिया के द्वारा, हमको पक्सीनिया पढ़ना है पूरा, जिसमें हम पढ़ेंगे गेहूं में जो काला कीट डिजीज है उसका क्या इस तरीके से उसका रोग चक्र है, पक्सीनिया की किस तरीके की स्ट्रक्चर है, कौन से विभिन्न प्रकार के उसमें स्पोर बनते हैं, उसमें जनन किस तरीके से होता है, उसकी माइसीलियम की स्ट्रक्चर किस तरीके की। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि पक्सीनिया के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी इसमें पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा जो है अस्टिलागो एंड लूज स्मट ऑफ व्हीट एंड कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। लूज स्मट जो डिजीज होता है गेहूं में, उसके बारे में हमको पढ़ना है, सलतकंड डिजीज हम इसको बोलते हैं। और साथ ही साथ कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, अर्थात जो हमारा बार्ले है, बार्ले में या जौ में जो आवृत कंड रोग होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। अस्टिलागो के द्वारा होते हैं, अस्टिलागो न्यूटा टिटिसाई और इन कवकों के द्वारा होते हैं, तो उसका भी जो है हमें सारी चीज़ें वही पढ़नी है जो हमें पक्सीनिया में पढ़नी है। इसके अलावा एगेरिकस के बारे में पढ़ना है, अल्टरनेरिया एंड अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट जो होता है, अगेती अंगमारी जो आलू का रोग है, उसके बारे में हमको अल्टरनेरिया का जीवन चक्र को और उससे ये जो रोग चक्र है इसको समझना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दोनों तीसरी और चौथी यूनिट हैं वो डिजीज से संबंधित है, जो पादपों में डिजीज होते हैं उनके लाइफ साइकिल जो कवकों का है उससे संबंधित है दोनों ही। और साथ ही साथ जो ऊपर वाली दोनों यूनिट थी वो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड थी और साथ साथ फंजाई के जनरल
जो जानकारी उससे रिलेटेड थी। तो ये तो चर्चा थी हमारा आज की इस क्लास में सिलेबस के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया किस तरीके से आपको जो है सिलेबस को पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है। प्रत्येक की जो है आप देख सकते हैं कि यूनिट वार हमने यहाँ पर चर्चा की, डिस्कशन ख़त्म होता है। थैंक यू।